दोस्तों, शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन अपने सफर की ओर, अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रही होती है। उसी ट्रेन की बोगी में एक महिला जिसका नाम सरिता रहता है, उम्र 32 वर्ष रहती है। वो अपनी साड़ी को संभालते हुए किसी तरीके से ट्रेन में चढ़ने में सफल हो जाती है। भीड़ बहुत ज्यादा होती है, लेकिन किसी तरीके से वो महिला अपने सामान को ट्रेन के अंदर फेंकती है और फिर वो भीड़ में घुसते हुए अपनी सीट तक आखिरकार पहुंच ही जाती है। लेकिन जब वो अपनी सीट पर पहुंचती है तो देखती है कि एक आदमी जो कि उसकी सीट पर खर्राटे लेकर के सो रहा है। सरिता को बहुत गुस्सा आता है। वो उस आदमी से कहती है कि सुनिए, ये मेरी सीट है और आप भला मेरी सीट पर क्या कर रहे हैं। वो आदमी अब रुमाल से अपना चेहरा ढाके होता है। कई बार सरिता के कहने पर भी जब वो नहीं जागता है, नहीं उठता है। इसके बाद सरिता उस आदमी को हिलाती है। जैसी किसी स्त्री का स्पर्श उस पुरुष को लगता है तो वो तुरंत ही उठ करके बैठ जाता है, अपनी आंखों को मलता है, क्योंकि वो कई घंटे से सो रहा था। ऐसे में उसकी आंखों के चारों ओर अंधेरा ही रहता है। करीब 5 मिनट बाद जैसे वो अपने सामने एक महिला को देखता है, महिला जो कि गहरे नीले रंग की साड़ी पहने रहती है, वो भी नेट की। अब जालीदार साड़ी में वो महिला जिसका नाम सरिता रहता है गजब ढा रही थी। अब ऐसे में जब उस आदमी की नजर महिला पर पड़ती है तो वो सरिता को देखता ही रह गया था। सरिता उससे बात कर रही थी, पूछ रही थी कि आखिर वो उसकी सीट पर क्या कर रहा है, लेकिन आदमी सिर्फ उसको देखे जा रहा था। सरिता जो कि अपने होठों से ना जाने क्या क्या उस आदमी को कहे जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद उस आदमी पर कोई असर नहीं पड़ता है, ना ही पड़ रहा था। अब सरिता जिसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि ये जो आदमी है तो कुछ बोल ही नहीं रहा है और ना तो इसकी सीट से उतरने का नाम ले रहा है। इसलिए सरिता खुद भी ऊपर वाली सीट पर चढ़ करके बैठ जाती है। अब जो आदमी रहता है उसका नाम रमेश रहता है। रमेश सरिता को टुकटुकी लगाए देखे जा रहा है। सरिता को बहुत अजीब लगता है कि आखिर ये आदमी उसे लगातार देखे क्यों जा रहा है। वो उससे पूछती है कि देखिए, आप इस तरीके से मुझे लगातार घूरिए नहीं, देखिए नहीं, मैं जेआरपी वालों को बुला लूंगी। एक तो जबरदस्ती आप हमारी सीट पर बैठ गए और उस पर से आप एक अकेले महिला को देख करके टकटकी लगाए घूरे जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो आदमी कुछ नहीं बोलता है, बल्कि अपना मोबाइल निकाल करके वो रील वगैरह देखने लगता है। सरिता जो कि बहुत ज्यादा थक चुकी थी, वो उस आदमी से कहती है कि देखिए, अब रात का 10 साढ़े 10 बज गया है, मैं खाना खा करके सोने जा रही हूँ। सरिता अपने बैग से खाना निकालती है और खाने लगती है, लेकिन फिर उसके अंदर की मानवता जागती है। उस आदमी से पूछती कि क्या आपने खाना खाया। रमेश कहता है कि नहीं, मैंने तो खाना नहीं खाया है। इसके बाद सरिता अपना खाना यानी कि अपनी टिफिन रमेश के आगे बढ़ा देती है। रमेश से कहती है कोई बात नहीं, आप मेरे साथ खा सकते हैं। इसके बाद सरिता और आदमी दोनों एक ही टिफिन में खाना खाते हैं। धीरे धीरे सरिता और रमेश में दोस्ती हो जाती है। सरिता रमेश से पूछती है कि आखिर आप कहाँ जा रहे हैं। रमेश कहता है कि देखिए, मेरी माता जी बहुत बीमार है और मैं एम्स में उन्हें देखने जा रहा हूँ। मैं रहने वाला दिल्ली का हूँ, लेकिन बॉम्बे में रह करके नौकरी करता हूँ। अब जैसे सरिता ये सुनती है तो कहती है कि मैं भी तो दिल्ली ही जा रही हूँ, मैं वहाँ पर नौकरी करती हूँ प्राइवेट कंपनी में। अब जैसे ही दोनों एक ही शहर के निकलते हैं तो उन दोनों की जो दोस्ती रहती है वो और ज़्यादा गहरी हो जाती है। दोस्ती तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है। जैसे ही आधी पहर होती है, 1:30 से 2 बजता है, तो सरिता और रमेश जो कि एक ही सीट पर एक ही कंबल में सोए रहते हैं। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा रहता है। सरिता और रमेश कंबल में मुंह ढाके रहते हैं। रमेश तो अपना मोबाइल चला रहा होता है क्योंकि उसे नींद नहीं आती है, लेकिन सरिता को लगता है कि रमेश गहरी नींद में सो चुका है, इसलिए वो रमेश के संवेदनशील जगहों को छूने का प्रयास करती है। अब जैसे ही रमेश को महसूस होता है तो वो घबराने के बजाय सरिता का हाथ पकड़ लेता है। अब जैसे ही रमेश सरिता का हाथ पकड़ता है तो जो सरिता की धड़कनें होती हैं वो तेजी से धड़कने लगती है। इसके बाद क्या था, रमेश और सरिता दोनों आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ वो सारी चीजें करते हैं जो कि पति और पत्नी बंद कमरों में करते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, यह विस्तार से हमें समझाने की या बताने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि सुबह होती 4 साढ़े 4 बजे कुछ ऐसा होता है कि पूरे जीआरपी वाले उस डिब्बे में फंस जाते हैं, क्योंकि सरिता जिसकी हत्या हो जाती है। रमेश जो अपना सर पकड़ करके वहीं बैठ जाता है। पुलिस वाले रमेश को ही अरेस्ट करते हैं और रमेश से पूछताछ कर रहे होते हैं कि आखिर तुमने सरिता के साथ ऐसा क्यों किया।
रमेश कहता है कि सर भला मैं एक अजनबी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकता। जीआरपी वाले कहते हैं कि जब तुम एक अजनबी के साथ एक ही कंबल में वो सारी चीजें कर सकते हो तो फिर तुम उसकी हत्या क्यों नहीं कर सकते। अब रमेश को जो पुलिस वाले होते हैं वो थाने में ले जाकर के बंद कर देते हैं और इस केस की जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं कि आखिर रमेश ने सरिता की हत्या क्यों की। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है तो जो सच्चाई पुलिस वालों के सामने आती है उससे पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि भला ट्रेन की बोगी में ऊपर वाली सीट पर दो लोग आपस में ये सारी चीजें कर रहे थे तो फिर आखिर एक महिला सरिता की हत्या कैसे हो जाती है। जब आप ये पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा, आप यकीन नहीं कर पाएंगे। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहते हैं। दोस्तों, मैं भी उस्मान सैफी की तरह घटनाएं और कहानियां आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। पत्रकारिता के इस सफर में आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग इस प्रकार की कहानी और घटनाएं सुनना पसंद ही नहीं करते। इंप्रेशन क्लिक रेट थ्रू 0 हो जाता है। आप ही बताइए मैं क्या करूं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे समझने का प्रयास करेंगे और मेरा साथ देंगे। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपनी इस कहानी की ओर। जैसे कि मैंने कहा, सरिता जिसकी उम्र 32 वर्ष रहती है, वो अपनी साड़ी को संभालते हुए अपने गांव से दिल्ली का सफर तय करती है, क्योंकि दिल्ली में वो एक प्राइवेट कंपनी इंडिगो में काम करती है। लेकिन सरिता को नहीं पता था कि ये जो ट्रेन का सफर है ये उसका आखिरी सफर होगा, क्योंकि ट्रेन में जब सरिता को एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम रमेश रहता है, दोनों एक ही सीट पर सोते हैं और फिर उन दोनों के बीच वो सारी चीजें हो जाती हैं जो कि पति और पत्नी एक दूसरे के साथ करते हैं। लेकिन सरिता जिसकी निर्मम हत्या हो जाती है। पूरे बोगी में जो जीआरपी वाले होते हैं वो भर जाते हैं और रमेश को अरेस्ट करके थाने ले आते हैं। रमेश से पूछताछ होती है, लेकिन रमेश अपना जुर्म कबूल करने को तैयार ही नहीं होता है। रमेश कहता है कि साहब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, भला मैं एक अजनबी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। पुलिस वाले कहते हैं कि जब तुम एक अजनबी के साथ सारी सीमाओं को लांघ सकते हो तो फिर हत्या क्यों नहीं कर सकते। जरूर तुमने ही ऐसा किया होगा ताकि तुम उस महिला के मोबाइल और पैसे छीन सको। जब रमेश ये सुनता है तो कहता है कि सर मैं बैंक में मैनेजर हूँ, मैं ऐसे पद पर नियुक्त हूँ, इसलिए आपको अपनी भाषा में मर्यादा बरतनी चाहिए, मर्यादित भाषा का कृपया प्रयोग करें। लेकिन पुलिस वाले तो आखिर पुलिस वाले ही होते हैं, बिना ऊट पटांग कहे तो इनकी बात जैसे पूरी ही नहीं होती है। पुलिस वाले इस केस की फाइल को बंद कर देते हैं और वो मुजरिम रमेश को मान लेते हैं। लेकिन तभी जो रमेश की बड़ी दीदी रहती है, यानी कि रमेश की बहन, वो थाने पहुंचती, कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है कि उनका भाई निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। फाइल दोबारा खुलती है। इसके बाद दोबारा से जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है वैसे वैसे पुलिस की असफलता और पुलिस की कामचोरी की वजह से एक निर्दोष जो जेल में पहुंच जाता है, अब उसे आजादी मिल जाती है, रिहाई मिल जाती है। कोर्ट में पुलिस वालों को फटकार भी लगती है, क्योंकि उस रात ट्रेन की बोगी नंबर 12 में सरिता रमेश के साथ एक ही सीट पर एक ही कंबल में, और उन दोनों के बीच कुछ ऐसा हो जाता है, बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ ही सकते हैं। तभी अचानक एक व्यक्ति आता है और वो सरिता का कंबल हटा देता है। जैसे वो कंबल हटाता है तो सरिता को एक व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख करके उसका जो पारा होता है वो उस पर कंट्रोल खो देता है। फिर वो सरिता की हत्या कर देता है। पुलिस वाले सरिता के ससुराल पहुंचते हैं और सरिता के पति को अरेस्ट कर लेते हैं। जैसे सरिता का पति अरेस्ट होता है वो अपना जुर्म भी कबूल कर लेता है। रमेश को जेल से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। सरिता का पति पुलिस वालों से कहता है कि साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मेरी पत्नी जिससे मेरी अनबन रहती थी, मेरी पत्नी मुझसे तलाक मांग रही थी, लेकिन मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहता था, क्योंकि मेरे और सरिता की 3 बेटियां 2 बेटे हैं। ऐसे में अगर तलाक हो जाता तो मेरे बेटे और बेटियां बिन मां के हो जाते। लेकिन सरिता को बहुत समझाने के बावजूद सरिता मेरी एक नहीं सुन रही थी। तब फिर मुझे पता चला कि सरिता दिल्ली में जॉब करती है और अभी वो अपने गांव आई है। मैंने सरिता का पीछा किया तो पता चला कि सरिता दिल्ली जा रही, और मैं भी सरिता के साथ ट्रेन में चढ़ गया। सरिता एक व्यक्ति के साथ एक ही सीट पर थी।
यहाँ तक भी मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन जब मेरे कानों में आवाज़ आई तो फिर मैंने सरिता और उस व्यक्ति का कंबल हटा दिया। जैसे ही मैंने कंबल हटाया तो मैंने अपनी पत्नी को ऐसी स्थिति में देखा कि जहाँ पर एक पति अपने आप को रोक ही नहीं सकता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब जब पुलिस वाले ये सुनते हैं तो फिर वो सरिता के पति को जेल भेज देते हैं। अब सरिता का पति आकाश मौर्य वो जेल में सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहा है। तो देखा ना आप लोगों ने किस तरीके से अगर रिश्ते मर्यादा के बाहर चले जाए तो फिर रिश्ते तार तार हो जाते हैं, छत्र विछत्र हो जाते हैं। बाकी आपका इस कहानी पर क्या विचार है आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप आकाश मौर्य की जगह होते यानी सरिता के पति की जगह होते, या फिर आप ट्रेन की ऊपर वाली सीट पर रमेश की जगह होते तो क्या करते? अगर आप सरिता होती तो क्या करती? लिखिएगा जरूर। तो चलिए फिर चलते मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, नमस्कार।